हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं द जी के एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा जो वीडियोस का सिलसिला हम लोग का जैसा चल रहा था लेक्चर्स का, जिस तरीके से मैंने यूपी जी के कंप्लीट करा है उसके बाद एक लंबा पॉज मैंने ले लिया थोड़ा सा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गायब हो गए, आधे पढ़ाएं आधा नहीं पढ़ाएंगे लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट का रिसर्च, क्या डालना चाहिए कंटेंट में क्या नहीं डालना चाहिए, प्लस मैंने भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का मैंने करवाया था और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी नहीं करवाया था। तो उसमें मैंने चीज़ों को एज अ रिवीजन टाइप करवाया था, लेकिन उससे मुझे भी फील नहीं है कि इसको मतलब बच्चे को देना चाहिए, लेकिन मैंने वो अपलोड किया। ठीक है, और उसको एज अ रिवीजन आप लोग लीजिएगा। और आप लोग का इन्वायरमेंट इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ से अब रियल शुरू होगा एकदम ज़ीरो लेवल से। अगर वो वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो उसको बाद में देखिएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, और नहीं देखेंगे तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक, यहाँ से शुरू होगा। अब इसमें होगा ये, अब जैसे पीपीटी है, इसमें मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊँगा और पढ़ाने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो भी है, जैसे विच लैंग्वेज डज द इन्वायरमेंट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को गो थ्रू हो लेना है, जितने भी क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आपको गो थ्रू हो लेना है, सब देख लेना है। ठीक, क्वेश्चन है, फिर जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका आंसर है, इस तरीके से है इसमें, तो आप लोग को इसको देख लेना है। बाकी अब शुरू करते हैं। इतना इंट्रोडक्शन था, आज पहली क्लास थी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद देखना है, थ्योरी मैं करा देता हूँ। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट की। तो जो इन्वायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच से आया है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड कौन सा था, इन्वायरनर, वहाँ से आया है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो पर्यावरण होता है, तो पर्या मतलब होता है अराउंड और आवरण मतलब होता है कवर। ठीक है, इसका सिंपली अगर हम लोग मतलब देखें तो कवर और सर्कल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ एक कवर या कोई सर्कल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, मतलब इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस सर्कल डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ, जो हमारा डेली जीवन होता है डेली का, उसको ये अफेक्ट करता है। किस तरीके से, अभी अब आगे पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोग को पता चल जाएगा। इन अ ब्रॉड सेंस इवन आउटर स्पेस इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जो आउटर स्पेस है, बाहर का स्पेस है, अंतरिक्ष टाइप है ना, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। कैसे है देखिए, जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए आप हैं और ये आपके आसपास का आपका नेचर है। ठीक है, ये आपका कवर है, जो पर्यावरण है आपका वो कवर है। ठीक है, अब उसी में गतिविधियां करते हैं आप लोग, डेली लाइफ कर, है ना, डेली लाइफ। ठीक, और डेली लाइफ में मान लीजिए आपने कुछ भी किया, जैसे डेली लाइफ में आप मतलब कार से जा रहे हैं। ठीक, तो प्रदूषण फैल रहा है, या लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी, मान लो मैंने वीडियो डाला, आप लोग देख रहे हो इंटरनेट की मदद से, सैटेलाइट वगैरह से नेट चलता है, आप लोग जानते होंगे ना। और बाकी इथरनेट वगैरह भी डली, जो मतलब ये जो केबल्स हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो लाइट की स्पीड से, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल केबल ना, जो समुद्र के इधर से फैली हुई हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ही जो रॉकेट वगैरह एक जगह से दूसरे जगह से आउटर स्पेस में भी चले जाते हैं ना। तो उस तरीके से हम लोग को ये भी समझ के रखना है कि जो इन्वायरमेंट है वो आउटर स्पेस से भी जो है हम लोग का वो, मतलब आउटर स्पेस भी जो है एक पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, अगर ब्रॉड वे में हम देखें। ठीक है, बाकी अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। आगे बढ़ते हैं। लीगल डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसके तहत मैं बता रहा हूँ। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड और ह्यूमन और नेचर, ये सभी मिलके हमारे क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। हवा, पानी, ज़मीन, ठीक है, और ह्यूमन और उसके आसपास का नेचर। अच्छा, इंडिया हैज़ अ लॉ कॉल्ड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस लॉ इज निक नेम्ड द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, मतलब इसका निक नेम जो है वो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, याद रखना आप लोग को। द लॉ स्टेट्स दैट द इन्वायरमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड एंड लैंड। It includes the active relationship between human and nature. It safely connects humans with plants, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे पर्यावरण में इन्वायरमेंट में जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे प्लांट अपना खाना, जैसे प्लांट प्रोड्यूसर्स में आते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उसके बाद जैसे वो उनका जो भी खाना होता है वो अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं, प्लस उसको स्टोर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग
टमाटर खाते हैं, है ना, तो टमाटर उसका फ्रूट ही है, बिल्कुल है ना, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक। और प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरीके से प्लांट और मतलब एनिमल्स हो गए या हम लोग ह्यूमंस हो गए, एक दूसरे पे निर्भर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। दो मेन अगर हम लोग इन्वायरमेंट के पार्ट देख लें तो वो क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं हमारे नेचर के लिविंग कंपोनेंट, और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो लिविंग मैटर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। देखो, ऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज अ ब्रिज कनेक्टिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट है उनको कनेक्ट करने वाला एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। बस इतना आप लोग को डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ये एक्ट करता है, मतलब ये इसका काम क्या होता है, ये एक लिंकिंग ब्रिज टाइप का काम करता है, ठीक है। किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स में। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे मान लो अपने केले का छिलका वगैरह, ये सब क्या ऑर्गेनिक मैटर ही है ना। द बैलेंस बिटवीन दीज पार्ट्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जैसे मान लो जितना भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक, एबायोटिक और ऑर्गेनिक मैटर है, इनके बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा ये समझ लीजिए कि ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये कुछ सोच समझ के लिखे गए हैं और बहुत रिसर्च के बाद ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक। भरोसा करके पढ़िएगा, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं और मेहनत पूरी चल रही है इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो वो बायोटिक में होता क्या क्या है। बायोटिक मतलब लिविंग, अच्छा। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो सब। तो अच्छा, खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट, जिससे होता क्या है, पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और पूरी प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस, देखो लाइसिस मतलब फोटो मतलब जानते हैं आप लोग सनलाइट, और लाइसिस मतलब होता है क्या, दो चीज़ों का अलग होना, है ना, फोटोलाइसिस। और ऑक्सीजन रिलीज, अब इसमें ये समझ लीजिए कि CO2 प्लस H2O और सनलाइट को ट्रैप कैसे कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल करता है। और फिर इसके बाद बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है C6H12O6, मतलब कुल मिला के ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, जो प्लांट के लिए खाना होता है प्लांट का, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट वो रिलीज कर देता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट्स होते हैं, है ना, अब ये क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो लिखा प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट इन आवर एनवायरनमेंट, दे क्रिएट देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये तो मैंने बता दिया। दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्टेप कॉल्ड फोटोलाइसिस ब्रेक डाउन वाटर ड्यूरिंग द, मतलब लाइसिस वही, फोटो मतलब सनलाइट, है ना, सनलाइट की मदद से। लाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़े होंगे आप लोग वहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो जैसे मान लो निगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं वाटर के अंदर, ठीक, तो वो अलग हो जाते हैं, जो भी चीज़ जैसे मान लो उसमें मिलाया गया है, तो पढ़े होंगे आप लोग, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो फोटोलाइसिस क्या होता है, ये इसमें एक स्टेप है एक, उसमें होता क्या है, जो वाटर है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है उसके मॉलिक्यूल का, ठीक है। दिस नेचुरली रिलीजेज ऑक्सीजन, अच्छा ये तो मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन गैस का रिलीज होता है, उसके बाद उसको हम ब्रीथ करते हैं। अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में कंज्यूमर्स, है ना, भी आते हैं। कंज्यूमर्स जैसे कंज्यूमर्स आर द लिविंग बींग्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लिविंग बींग्स ही होते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे हर्बीवोर्स हो गया, है ना,
हर्बीवोरस क्या होते हैं? कंज्यूमर्स ही होते हैं। कार्निवोरस क्या हो गया? अच्छा, हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, ठीक। ओमनीवोरस कौन होते हैं? ओमनीवोरस दोनों खाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जैसे मच्छर हो गया, जुएं वगैरह होती हैं, या आप लोग देखे होंगे अगर प्लांट में तो बेल वगैरह जो होती है ना कुछ वैसे चढ़ जाती हैं, ठीक है। कई सारे प्लांट होते हैं जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं एज अ होस्ट। पैरासाइट, पैरासाइट अब देखो पैरासाइट होते क्या है, जैसे मान लो मच्छर है, अब ये किसी दूसरे के ऊपर रहेगा, होस्ट पे रहेगा ना। अब होस्ट इसका कैसा होना चाहिए? होस्ट आपका लिविंग होना चाहिए, ठीक है। होस्ट आपका लिविंग होना चाहिए, तब वो पैरासाइट होता है वहां पे। बायोटिक कंपोनेंट में डिकम्पोजर्स भी आते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे आर वाइडली नोन एज क्लीनर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर फंजाई है ना, फंगस जो फंजाई होता है, और बैक्टीरिया, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट कहा जाता है किनको? डिकम्पोजर्स को। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये करते क्या है? ये डेड प्लांट और एनिमल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐसा पेड़ पौधा है, वो टूट के गिरा तो उसको धीरे धीरे मट्टी बनाने का काम कर देते हैं ना। मतलब जैसे अब आप लोग देखे होंगे पत्तियां वगैरह गिरती हैं तो सड़ के वो खाद का रूप ले लेती हैं, तो उसी तरीके से आप लोग समझिए। तो वो करता है कौन है? डिकम्पोजर्स उनको सड़ाते हैं, ठीक है। तो डेड डिकेड मैटर बना देते हैं, जिसे बाद में ह्यूमस हम लोग कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। दे टर्न डेड मटेरियल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। मतलब जो डेड लिविंग, मतलब जो लिविंग डेड मटेरियल्स होता है, मतलब जैसे मान लो कोई लिविंग है, जैसे प्लांट वगैरह है या कोई एनिमल है मर गया, तो उसको सड़ा के उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिला देते हैं। अच्छा, विदाउट देम द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स वुड स्टॉप एंटायरली। मतलब अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, अगर जैसे आप लोगों ने ये सब पढ़ा, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो भी प्लांट या एनिमल मरेगा, ठीक है, या डेड होगा, तो उसको फिर अगर हम मतलब डिकम्पोज वो नहीं होगा, मतलब उसके न्यूट्रिएंट टूट के मिट्टी में नहीं मिलेंगे, तो इससे होगा क्या? न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखें तो नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताया भी था पहले भी। जैसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो गए और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन मतलब पानी हो गया, या ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया है ना, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक। अच्छा, फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर तापमान, रेनफॉल बारिश हो गया, एयर ह्यूमिडिटी, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। हवा, मतलब हवा में पानी की मात्रा कितनी है, वही होती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक। मतलब ह्यूमिडिटी एग्जैक्ट नंबर का वाटर, मतलब पानी कितना है हवा में, वही कुल मिला के है ये, ठीक है। इनऑर्गेनिक में वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, किसके लिए? नॉन लिविंग पार्ट्स के लिए, ठीक। तो जो नॉन लिविंग पार्ट्स हमारे इन्वायरमेंट के हैं उनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द ब्रिज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिंक द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड टुगेदर। मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये सब। अच्छा, दीज सब्सटेंसेस मोस्टली कम फ्रॉम द डेड प्लांट और एनिमल। मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जब कोई मर जाता है, जैसे मान लो पहले कोई प्लांट जिंदा था, ठीक है, या एनिमल कोई मान लो वो जिंदा था, अब वो मर गया। पहले तो जिंदा था तो वो लिविंग था, अब वो मर जाएगा, मर के डेड डिकेड मैटर बनेगा, मतलब वो सड़ेगा, और सड़ने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेगा, ठीक है। तो जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच का एक लिंक है, मतलब लिविंग से। अब जो देखो, अब सड़ेगा तो एक हिसाब से मट्टी बन जाएगा, है ना। अब मट्टी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, और जो भी प्लांट एनिमल था वो बायोटिक है। तो जो ये है मतलब जो प्लांट एनिमल जो भी था, वो दोनों के बीच में क्या कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है। इन्वर्टर की आवाज आ रही थी आप लोग को, सॉरी, थोड़ा सा बस। अच्छा, व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल डिके इन द सॉइल दे फॉर्म ह्यूमस। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है सॉइल में तो वो ह्यूमस बना लेता है,
ठीक है। अच्छा, जो ओ हॉरिजन होता है, हमारी मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं, ओ हॉरिजन जो है इज द अपर मोस्ट लेयर। ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब ओ हॉरिजन जो है वो सबसे ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर है जो मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है। इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है। अच्छा, नेचुरल वर्सेस मैन मेड इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, ये पूरे तरीके से प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट दोनों आते हैं, जैसे ओशियन हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया और रिवर्स हो गए। ठीक है। मैन मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। बिल्ड टू मीट द स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स, मतलब इंसान अपने कंफर्ट के लिए, जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया या बाकी सब चीज़ें हो गई, तो इंसान अपने कंफर्ट के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जो है इस चीज़ों को बनाता है। जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी बिल्ड होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई, मतलब जंगलों को काट काट के इंसान अपने नीड के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कर रहा है ना, खेती करने के लिए डैम वगैरह बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति ने नहीं बनाया, ये मैन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, थ्री रियल्स ऑफ इन्वायरमेंट ये देख लेते हैं। जैसे एक फिजिकल है, एक बायोलॉजिकल है और एक कल्चर है। ठीक है। और उसी के बीच में इंसान होता है। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे सॉलिड जो लैंड हो गया, वाटर बॉडीज हो गए, जैसे तालाब हो गया, है ना, लेक, पॉन्ड, ठीक है, ओशियन हो गया, सी हो गया, ये सब। अच्छा, जो हमारे आसपास में हवा है वो भी फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है। ठीक। अच्छा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे प्लांट वगैरह हो गए, जैसे हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है। और एनिमल्स हो गए जैसे हम फौना बोलते हैं, ये सब बायोलॉजिकल में आते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो इंसान की सोसाइटी होती है वो, जैसे उसका लाइफस्टाइल कैसा है रहने का, उसका जैसे रिलीजन क्या है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब आपका कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के कल्चर कैसा है ये सब से डिसाइड होता है ना। अच्छा, ऑल रियल्स शो द एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मतलब इसमें जितने भी रियल, अब मान लो रिलीजन है, ठीक है, या लाइफस्टाइल है, इंसान की लाइफस्टाइल भी जैसा उसका माहौल रहेगा, जैसे मान लो अब ठंडा इलाका है, फ्लोरा जैसा वहाँ का जैसा होगा, फौना जैसे मान लो, फ्लोरा फौना जैसे मान लो ठंडा इलाका है, ठीक, तो ठंडे इलाके में लाइफस्टाइल इंसान की अलग हुई, गर्म जगह पे अलग होगी। ठीक है। अब कहीं पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है ना, कहीं पे पहाड़ है, तो वहाँ की लाइफस्टाइल अलग होगी। कुल मिला के फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है ना, वो क्या कर, उसके बीच में इंसान जो है एक रिलेशनशिप, मतलब है ना, बिल्ड कर रखा है। मतलब ऑल रियल शो द, एक सेकंड सॉरी, थोड़ा नॉइज को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल रियल्स शो द एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मतलब जितने भी रियल्स हैं वो इंसान और नेचर के बीच में क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखे हैं। ठीक है। आगे देखो, अर्थ सॉलिड एंड लिक्विड लेयर, अर्थ के सॉलिड और लिक्विड लेयर के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो लिथोस्फेयर है ये सॉलिड अपर पार्ट है, जैसे मान लो ये जो मिट्टी है ये लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर तक जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हाइड्रोस्फेयर 71% है, मतलब पानी 71% के लगभग है, इस चीज़ को आप लोग क्या, चलो पढ़ा देते हैं। लिथो, लिथो मतलब क्या होता है, चलो छोड़ो। लिथोस्फेयर जो होता है ये सॉलिड अपर लेयर होता है अर्थ का, जैसे पृथ्वी की जो अपर सॉलिड लेयर है ये, है ना, ये क्या है आपका, ये आपका लिथोस्फेयर है। ठीक है। अच्छा, जो एवरेज थिकनेस है लिथोस्फेयर की ये करीबन 100 किलोमीटर की है। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्फेयर जो है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक है। हाइड्रोस्फेयर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर बॉडीज ऑन आवर प्लैनेट, मतलब हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है उसको हाइड्रोस्फेयर से डिनोट किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा। ठीक है। रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोस्फेयर पानी को। अब जो पानी है सरफेस लेवल पे देखा जाए, सरफेस लेवल पे तो 71% है, सरफेस सरफेस ऊपर ऊपर से देखें तो पानी 71% है हमारी पृथ्वी पे। ठीक है। बाकी बचा हुआ जो है हमारा वो लैंड है। अच्छा, जो माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, ये की पार्ट्स हैं हमारे नेचुरल लेयर के, जो लिथोस्फेयर है उसका। आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। अब इसके कई सारी लेयर होती हैं, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। जो टी आर है, टी आर से होता है ट्रोपोस्फेयर,
ठीक है। ST से होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ME से होता है मेसोस्फेयर, ठीक है। IN से होता है आयनोस्फेयर, ठीक है। और EX से आपका होता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर आउटर स्पेस जो होता है ना बाहर का, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। अच्छा, आयनोस्फेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को याद कर लेना, ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, ये हवा का एक समझ लीजिए ब्लैंकेट है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है गैसेस की, ठीक, हमारी पृथ्वी के अराउंड। अच्छा, जो क्लीन एयर है हवा में इस कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स, इसको रिन्यूएबल सोर्स होता है, मतलब जो हवा है वो बनती रहती है, इसलिए वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो रिसोर्स कई प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। मतलब जैसे कोयला हो गया, उसको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा नहीं बनेगा, अरे बन सकता है लेकिन उसके लिए बहुत अरबों खरबों साल लगेंगे, ठीक। जलेगा तो बहुत आसानी से तुरंत, लेकिन उसको बनने के लिए बहुत अरबों खरबों साल लग जाते हैं, ठीक। तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे लोवेस्ट में, देखो मैंने सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर बढ़ाया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, किससे, यूवी रेस से बचाती है, किसके यूवी रेस से, सन के यूवी रेस से बचाती है, ठीक है। आगे देखो, ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है जहाँ पर वेदर फिनोमिना हैपन होता है, मतलब जो वेदर की जितनी भी कंडीशंस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन लेयर आता है जो हमको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, सन के यूवी रेस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैग्नेटोस्फेयर। अच्छा, मैग्नेटोस्फेयर जो है ये सबसे ऊपर की बाउंड्री होती है, जो सोलार विंड जो होती है, सोलार फ्लेयर्स जो होते हैं ना, सोलार फ्लेयर्स कहाँ से आते हैं, सोलार फ्लेयर्स ये सन से आने वाले सोलार फ्लेयर्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है मैग्नेटोस्फेयर, जो पृथ्वी की, अब जब आप लोग डीपली पढ़ेंगे तो जो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे बनी थी, अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो यार, तुम्हारे काम का नहीं है वो, ज़्यादा हो जाएगा कोई मतलब नहीं है। जो पृथ्वी है इसके किनारे किनारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रखी है ना ऐसे, तो वो क्या करता है, जो सन से आने वाली फ्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको भगा देता है दूर की, चले जाओ यहाँ से इस टाइप का, कि मतलब जो सूरज ये फ्लेयर्स आ रही हैं, ठीक है, सोलार फ्लेयर्स आ रही हैं, ये सोलार फ्लेयर्स आ रही हैं, ठीक। अब इसको जो ये मैग्नेटिक जो आपका स्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर जिसे कहा जाता है, वो इसको बाहर की तरफ फेंक देता है। जैसे यहाँ पर देखो सोलार विंड्स आ रहे हैं, मैग्नेटोस्फीयर इसको बाहर की तरफ फेंक दे रहा है, ठीक है। ये एक्सोस्फीयर का पार्ट है, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वो अगर देखा जाए तो 78% है, ऑक्सीजन हमारा 21% है, ऑर्गन जो है 0.93% है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटेड बाय डिकेड ऑफ पोटेशियम 40, जो पोटेशियम 40 है उसके डिके से जो है आर्गन गैस बनी है। आर्गन गैस जो है वो 0.93% है, बनी किससे है, पोटेशियम 40 के डिके से। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अच्छा, CO2 लेवल हैव इंक्रीज्ड टू अबाउट 415, मतलब 415 से 420 ppm के करीब जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है पहले के मुकाबले भी बढ़ चुका है। ये एक लाइन थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। डस्ट पार्टिकल इन द एयर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे क्रिएट रेन ड्रॉप, मतलब जो डस्ट पार्टिकल हैं, अभी होता क्या है, बारिश कैसे होती है अगर मैं आप लोग को बताऊं, कि जैसे मान लो धूल है, अब पानी को कंडेंस मतलब ठंडा होने के लिए कोई एक पार्टिकल चाहिए, उसके किनारे किनारे वो ऐसे बैठने लगता, मतलब जैसे अभी पार्टिकल था धूल का, अब इसके किनारे किनारे वो ठंडा होना, जमना शुरू कर देते हैं, वो बूंद बन जाती है, तो धीरे धीरे ऐसे बनता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो बूंद बन के नीचे गिर जाता है, तो इस तरीके से आपका रेन होता है, समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। इसी के उससे आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है ना। एक डस्ट के पार्टिकल को या डस्ट की जगह पे या क्या डाल दिया जाता है, सॉल्ट डाल दिया जाता है, ठीक है, कोई भी एक सॉल्ट, ठीक है, मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों वो सॉल्ट बना लेता है।
तो जैसे NaCl या जो भी है, ठीक है, तो उस सॉल्ट को गिराया जाता है आसमान में, जिस आसमान में मतलब जो बादल हैं, बादलों के बीच में बादलों में करीबन 50% या उससे ज़्यादा नमी होनी चाहिए, ठीक है ना। बारिश में अगर मान लो बादल में नमी ही नहीं है तो कहाँ से बारिश होगी, ठीक है। अच्छा, इकोलॉजी एंड दी बायोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 1866 में हैकेल इकोलॉजी डिफाइंड, हैकेल ने जो है इकोलॉजी को डिफाइंड किया था 1866 में, इसको याद रखना है। अच्छा, 1835 में टेंचले जी जो थे उन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था। इकोलॉजी को हैकेल 86 में कब किया था भाई? 1866 में हैकेल जी ने इकोलॉजी को डिफाइन किया था, इकोसिस्टम को टेंसले ने, ठीक है। इकोसिस्टम को, सिस्टम हैंग किसने किया था? टेन ने किया था ना, 10 आ गया, सिस्टम हैंग हो गया, इस तरह याद कर लो। 1935 में किया था इन्होंने। अच्छा, 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ठीक। अच्छा, बायोस्फीयर जो बायोस्फीयर होता है ये लैंड, वाटर और एयर का क्या होता है? मीट टू मेक लाइफ पॉसिबल। मतलब जो बायोस्फीयर होता है हमारा, वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका, देखो मान लो अगर 3 सर्कल ऐसे बनाया जाए, एक हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर, एक हो जाएगा आपका बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर। ये आपका क्या बनाता है? बीच में एक इंटरसेक्शन होता है, सही से मैंने बनाया नहीं, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन है ये आपका क्या है? ये आपका इकोसिस्टम है, ठीक। इस चीज़ को पहले आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे बायोस्फीयर के बारे में। तो जो बायोस्फीयर है वो क्या है? मतलब इसी के वजह से, बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। बायोस्फीयर के वजह से ही जो है, जो लाइफ है पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि बायोस्फीयर में क्या होता है? ज़मीन हो गया, पानी हो गया और हवा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर है बायोस्फीयर में आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे सर आपने बताया था हाइड्रोस्फीयर में पानी होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर होता है, लैंड तो लिथोस्फीयर में होता है। तो ये सभी मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं, लेकिन ये हमारा बायोलॉजिकल मतलब बायोस्फीयर में होता है। बायोस्फीयर चलो ठीक है, इतना जान रहो। बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग मई 22 को मनाते हैं। अब जो इकोलॉजी है ना, ये एक स्टडी है, अब स्टडी ऑफ नेचर रिलेशनशिप है, मतलब नेचर हमारे प्रकृति के रिलेशनशिप की स्टडी है, ठीक है। इसको किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। अच्छा, और एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इकोसिस्टम जो है वो एक कम्युनिटी है, किसकी? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। किसने बताया था? ये एजी टेंथले जी ने 1935 में इसको डिफाइन किया था, समझा ना। और यहाँ पर इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में डिफाइन किया था, ठीक। स्टडिंग द इन्वायरमेंट एज वन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक अप्रोच। मतलब ये कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को, है ना, एक सिंगल यूनिट, अलग से एक सिंगल यूनिट की तरह मान के पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन नेचर, अब नेचर में एनर्जी फ्लो होता कैसे है, इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी फ्लो इन दी इन्वायरमेंट इज नेवर अ सर्कल, मतलब ये किसी एक सर्कल में नहीं होता है कि एनर्जी एक सर्कल में फ्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑलवेज वन वे यूनी डायरेक्शनल मूविंग फॉरवर्ड, मतलब एनर्जी जो है, जैसे मान लो कोई जानवर है या घास फूस है, उसको किसी ने खाया, फिर उस जानवर को किसी और ने खा लिया, तो मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे चलता रहता है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड बढ़ता चला जाता है। प्लांट कन्वर्ट इनकमिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट्स हैं वो आने वाली सोलर एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में बदल लेते हैं, जैसे C6H12O6 मैंने बताया, बना लेते हैं ग्लूकोज, तो वो केमिकल ही तो है तरीके का, है ना, ग्लूकोज, तो उसको केमिकल एनर्जी में बदल लेते हैं। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में देखना है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ना जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो ज़मीन के आसपास गर्म हो जाता है। टेरेस्ट्रियल मतलब उधर लैंड है ना, तो ज़मीन जब धूप वगैरह पड़ती है तो ज़मीन के वजह से उसका आसपास का टेम्परेचर भी, इन्वायरमेंट भी गर्म हो जाता है, तो उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं हम लोग,
ठीक है। जैसे धूप पड़ी तो उससे क्या हुआ है, ज़मीन थोड़ा गर्म हुई, तो गर्म होने की वजह से ज़मीन जब गर्म है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वार्म्स द एनवायरनमेंट फ्रॉम द ग्राउंड अप। लॉन्ग रेडिएशन मूव्स अपवर्ड एज लॉन्ग हीट वेव्स। मतलब अच्छा, जो ये रेडिएशन है ये ऊपर की तरफ, गर्म चीज़ें ज़्यादातर ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना, हल्की होती हैं गर्म चीज़ें, इसलिए आप लोग देखोगे आग की लपट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती, ऊपर की तरफ ही जाती है। क्यों? क्योंकि आग जो है वो गर्म है, इसलिए। समझ में? मतलब जो रेडिएशन है वो ऊपर की तरफ जाती है लंबी हीट वेव्स में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचुरली हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करता है। इसमें कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। मतलब सबसे ज़्यादा इस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, जो CO2 है और वाटर वेपर है, ये अपने अंदर आराम से जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, अब मैंने यहाँ बताया जो रेडिएशन होती है, ठीक है, वो लॉन्ग हीट वेव्स की वजह से होती है ना। मतलब जो रेडिएशन होता है उससे गर्मी मतलब इन्वायरमेंट गर्म होता है। अभी समझ लो, जो अभी मैंने बताया लॉन्ग हीट वेव्स जो निकलती हैं उसको CO2 और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत आसानी से, जब मतलब एब्जॉर्ब कर ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो है वो अर्थ की एबिलिटी होती है रिफ्लेक्ट सोलार हीट बैक इनटू द स्पेस। मतलब मान लो 10 यूनिट का, मान लो 100 यूनिट का सोलार एनर्जी हमारे सोलार एनर्जी में सोलार हीट की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, गर्मी की, है ना। सोलार हीट 100 यूनिट मान लो 100 यूनिट आई हमारी अर्थ पे है, ठीक है। अब यहाँ से कितना ज़्यादा हम लोग भेज दे रहे हैं वही हमारा एल्बिडो होता है। समझ में आया? मतलब कितनी हीट आई और कितनी हीट गई, मतलब कितनी हम भेज पा रहे हैं, कितनी हम भेज पा रहे हैं। मान लो हम 70 भेज पा रहे हैं तो 70% भेज ले रहे हैं, मतलब 70 होना चाहिए एल्बिडो अर्थ का, ठीक है। इस तरह होता है। अब हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या होती है? अर्थ की एक एबिलिटी होती है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर सके इसको, जो लॉन्ग ये हीट वेव्स आ रही हैं, मतलब जो मतलब सूरज से हीट जो है आ रही है, उसको अर्थ की कौन सी एबिलिटी है जो वापस कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्बिडो ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्बिडो जो है ये परफेक्टली हेल्प करता है हमें क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल टेम्परेचर को, ठीक है। अच्छा, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट वेव्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये आती तो मतलब जो ये एक चीज़ और, जब वो आती है तो शॉर्ट वेव होती है। जब आती है जो सोलार हीट होती है वो शॉर्ट वेव होती है, तो इसलिए घुसते हुए चली जाती है। लेकिन जब ये जाती है तो लॉन्ग वेव में बदल जाती है, और लॉन्ग वेव जो है आप लोग को मैंने पढ़ाया, इसको ट्रैप कर लिया जाता है किसके द्वारा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, शॉर्ट वेव्स तो आ गई लेकिन लॉन्ग नहीं जा पाती हैं, ठीक है। किसकी वजह से? CO2 के क्लाउड के, मतलब CO2 की वजह से गर्म, और फिर दोबारा वो नीचे चली जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि हीट जो है ट्रैप हो गई है। आगे देखते हैं, नेचर्स हेल्पर्स एंड एनिमीज। नेचर के हेल्पर्स कौन कौन है देख लेते हैं। तो निगेटिव फीडबैक इज़ अ वेरी हेल्पफुल नेचर प्रोसेस। मतलब जो निगेटिव फीडबैक है ये क्या है? बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है। इट हेल्प्स ब्रिंग अ डिस्टर्ब इन्वायरमेंट बैक टू नॉर्मल बैलेंस। मतलब ये मदद करता है कि एक डिस्टर्ब एनवायरनमेंट को बैक टू नॉर्मल बैलेंस में, है ना। मतलब इसको लाइन बाय लाइन जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में आज नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, मेरे चाचा का लड़का है, इसलिए थोड़ा सा तबीयत यार ख़राब है। नेचर का एनिमी कौन कौन होते हैं? जैसे इक्विलिप्टस हो गया, ये ग्राउंड के वाटर को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। इक्विलिप्टस, सफ़ेदा भी बोलते हैं कहीं कहीं। हाउएवर सम प्लांट्स कैन सीवियरली हार्म द लोकल एनवायरनमेंट। जैसे इक्विलिप्टस, सफ़ेदा ट्री एब्जॉर्ब टू मच ग्राउंड वाटर। मतलब ज़मीन के पानी को बहुत ज़्यादा इक्विलिप्टस पी लेता है। जो लिस्पिड का पेड़ होता है, बहुत लोग लिस्पिड भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लिस्पिड ही बोलते हैं इसको।
बिकॉज ऑफ दिस डैमेज इट इज़ कॉल्ड द एनिमी ऑफ द इन्वायरमेंट। इसको एनिमी ऑफ द इन्वायरमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये पेड़ कटता है तो इसके बीच से पानी निकलता है, ऐसा भी होता है ना, इसके बीच से वाटर निकलता है। ठीक, अब ये ऐसा नहीं होता है, यूकेलिप्टस का पेड़ ऐसे बहुत लंबा लंबा होता है, जैसे छोटी छोटी अगर टहनियाँ निकल गई ऐसी तो ठीक है, इस तरह लंबा लंबा पेड़ होता है ये। साइंस ऑफ सॉइल, अब मतलब जो ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है सॉइल का बनने का, इसको साइंटिफिक प्रोसेस को, ये चीज़ याद रखना, साइंटिफिक प्रोसेस इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हेल्दी सॉइल होती है वो इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू सपोर्ट ऑल बायोटिक कंपोनेंट। मतलब जो हेल्दी सॉइल होती है उसमें जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा से होने चाहिए। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, इट डिटरमाइंस द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो पेडोजेनेसिस होता है ये क्या हमको बताता है कि जो मिट्टी है उसकी एबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर और रोकने के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर रोकने के लिए और स्टोर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, है ना, सॉइल के। तो उसी को हम लोग पेडोजेनेसिस के अंदर भी समझते हैं। अच्छा, सॉइल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट साइकिल। मतलब जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, मतलब मान लो न्यूट्रिएंट नहीं हुआ तो जिसमें पेड़ पौधे गिरे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ह्यूमस बनाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो बारिश वगैरह होती है तो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे नीचे आते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर एक प्रोसेस देखने की मिलती है, लीचिंग, है ना। उसमें होता क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी के साथ साथ जैसे पानी नीचे आता है सोखते सोखते ज़मीन में जाता है, तो उसी तरीके से उसके न्यूट्रिएंट भी धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, तो उसको लीचिंग बोल देते हैं। ऊपर वाली प्रोसेस फिर जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल स्टेबिलिटी के लिए, समझ लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इन्वायरमेंट इन रूरल डेवलपमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल स्टडी टीचर्स प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट एंड लैंड मैनेजमेंट। मतलब जो रूरल डेवलपमेंट है और लैंड मैनेजमेंट है ये हम सही तरीके से कर सकते हैं जब हमें इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे तरीके से पता हो कि इन्वायरमेंट का क्या कैसे है। ठीक है, दिस इज़ हाईली टेस्टेड टॉपिक इन गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपी लेखपाल। ठीक है। अच्छा, EIA जो होता है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ये एक टूल है फॉर सेफ मैनेजमेंट। मतलब सेफ मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के सेफ मैनेजमेंट के लिए एक तरीके का टूल है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। फार्मर्स रिसीव अ सॉइल हेल्थ कार्ड टू स्टॉप द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर बाज़ारों में मिलते हैं उनका इस्तेमाल कम करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जो है फार्मर्स को दिया जाता है। यूजिंग दिस कार्ड डायरेक्टली हेल्प्स इट रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन। अब ये सब कागजों में अच्छा लगता है, ऐसा होता कहीं नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। मतलब इस कार्ड का इस्तेमाल करके, है ना, कार्ड का इस्तेमाल डायरेक्टली करके ये हेल्प पहुंचाता है किसानों को कि ये लोग जो है मतलब सॉइल पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 2 पेज बचा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए फटाक से, फिर उसके बाद आप लोग वो जो क्वेश्चन है उसको आप लोग का होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा ना। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन एंड नेचर, इंसान और नेचर के थ्योरीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक, अब देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है? नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस। ये जो मतलब ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये थ्योरीज हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो नेचर है वो इंसानों को कंट्रोल करता है। ये थ्योरी कार्ल रिटर और रेडजल जी के द्वारा दी गई थी। और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म ये थ्योरी जो है दी गई थी, पहले थ्योरी समझ लो क्या है। ह्यूमन कैन चेंज द नेचर, मतलब इंसान जो है वो प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। ये थ्योरी दी गई थी फेवर एंड ब्लैश जिसे कहते हैं, मतलब जो भी कह लीजिए आप, इनके द्वारा दी गई थी। नियो डिटर्मिनिज्म
ठीक है। ये थ्योरी जो है ये क्या कहती है कि ह्यूमंस मस्ट स्टॉप एंड गो बेस्ड ऑन नेचर्स लिमिट, मतलब इंसान जो है या तो रुक सकते हैं, मतलब इंसान को रुकना चाहिए, या तो फिर चले जाना चाहिए। किस पे, और ये किस पे रुकना और ये रुकना और जाना इंसानों का किस पे निर्भर करता है, नेचर की लिमिट पे निर्भर करता है। ठीक है, सर मैं ये जो आप चुटपुट चुटपुट देख रहे थे, ये मच्छर वाला थोड़ा जुगाड़ कर रखा है मैंने आज। भाई हम लोग के यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, ये जो मोर्टीन वगैरह होती है या ये सब काम ही नहीं करता है। ऑल आउट वगैरह तो कुछ नहीं, ऐसा ऑल आउट ऐसा लगता है उनके लिए नशा हो गया है मच्छरों के लिए। नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट ग्रिफिन टेलर। ग्रिफिथ होता है, वही तो लिखा है, ग्रिफिथ टेलर जी के द्वारा नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी दी गई थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट एक्टिव लिंक बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। बेसिक सा है, इसमें कुछ समझने लायक ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एथिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफ नेचर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग अपना डेवलपमेंट करते करते जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज हम लोग रखें। ऐसा नहीं सभी रिसोर्सेज जैसे कोयला और पेट्रोल, मतलब क्रूड ऑयल जितना भी हम लोग ही खर्च कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचबे ना करे, तो ये ऐसा हमको नहीं करना है। मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। द वर्ल्ड हैज़ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब जो वर्ल्ड है उसके पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग बस। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब तो टोटल अगर दुनिया के पास देखें तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे SDG कहते हैं वो है। ठीक, हम लोग को गाइड करने के लिए। अच्छा, इको मार्क, ठीक, यूजेस एन अर्थन पॉट सिंबल फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, मतलब इको मार्क जो है वो मटके का ऐसे मतलब जो मटका होता है, मट्टी का मटका है ना, मट्टी का मटका अर्थन पॉट का इस्तेमाल करता है एज अ लोगो दिखाने के लिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। डीप इकोलॉजी बिलीव्स ऑल लिविंग थिंग्स हैव इक्वल राइट, मतलब जो डीप इकोलॉजी है वो ऐसा मानती है कि, या माना जाता है डीप इकोलॉजी में ऐसा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, उनका सभी का समान अधिकार है। ये किसने दिया था? अर्नी नईस ने दिया था। अच्छा, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट डे कितने तारीख को? 15 जून 5 को। इसी के साथ आप लोग का एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बस अब यहीं तक थी हमारी क्लास, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को करना है और मुझे उम्मीद है और 100% मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। वैसे कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चंस हैं कि जो भी क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, तो ये होता है ऑक्सीजन, है ना। बाकी आप लोग को पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और जो ये मैंने मेहनत आप लोगों के लिए करके दी है इसको एक बार मैच कर लीजिएगा। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। अभी ये पहली वीडियो है ना, अभी शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी।